एक जंगल में 3 चुड़ैल बहनें रहती थीं। वो तीनों चुड़ैलें रात में जंगल से आने जाने वालों को मार डालती थीं। एक रात वो बातें कर रही होती हैं। पहली चुड़ैल, जिसका नाम काली चुड़ैल होता है, वो दूसरी गोरी चुड़ैल से कहती है, बहन गोरी, कई दिन हो गए, मुझे तो पेट भर भोजन ही नहीं मिला। ऐसा ही रहा तो मैं भूखी रह जाऊंगी। सही कह रही हो बहन, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं। कोई भी गांव वाला डर के मारे यहाँ से आता जाता भी तो नहीं। अब सबको पता चल चुका है कि यहाँ हमारा वास है और सब यहाँ आने से डरने लगे हैं। बहन, अगर कोई यहाँ नहीं आएगा तो ना आए, लेकिन हम तो जा सकते हैं ना वहाँ। तभी बड़ी देर से शांत बैठी बड़ी चुड़ैल बोलती है, तुम दोनों शांत रहा करो। गांव में जाने की बात करती हो, तुम्हें पता नहीं है वहाँ तांत्रिक भी रहते हैं। कहीं हमारे हाथ से ये जंगल भी निकल जाए। तुम भी न बहन, कितनी डरपोक हो। अरे कुछ नहीं होगा, इन गांव वालों के बस का कुछ भी नहीं है। भला ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। गोरी चुड़ैल भी काली चुड़ैल के समर्थन में बोलती है, सही कह रही हो बहन, इन गांव वालों के बस का कुछ भी नहीं है। ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। उन दोनों की बात सुनकर बड़ी चुड़ैल बोलती है, देखो, तुम दोनों को जाना है तो जाओ, लेकिन मैं नहीं जाने वाली गांव के अंदर। तुम्हारी मर्जी, हम दोनों तो चले। ऐसा कहकर गोरी और काली चुड़ैल गांव की तरफ चल पड़ती है। गांव के बाहर पहुंचने पर उन्हें गांव के अंदर खूब चहल पहल मिलती है और चारों तरफ लोग ही लोग होते हैं, जिन्हें देखकर दोनों चुड़ैलें खुश हो जाती हैं और आपस में बातें करने लगती हैं। अरे वाह, कितनी भीड़ है यहाँ इस गांव में। हमारा तो सालों तक खाने का इंतजाम हो गया। सही कह रही हो बहन, लेकिन हम अगर इस तरह से गांव के अंदर गए तो गांव के लोग हमें देखकर डर जाएंगे और हमें यहाँ से भगा देंगे। हम दोनों को गांव के अंदर जाने के लिए भेष बदलना होगा। ऐसा कहकर दोनों चुड़ैलें अपना भेष बदल लेती हैं। दोनों बहुत ही सुंदर लड़कियां बन जाती हैं। गोरी चुड़ैल काली चुड़ैल को देखकर बोलती है, अरे वाह काली चुड़ैल, तुम तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। कहीं ऐसा ना हो गांव वाले पीछे ही ना पड़ जाए तुम्हारे। क्या बहन, तुम भी जरा अपने आप को देखो, बिल्कुल गोला बम लग रही हो। वो दोनों गांव के बाहर खड़े होकर बात कर रही होती हैं। तभी एक गांव वाला, जिसका नाम भीमा होता है, उन्हें दूर से ही देख रहा होता है। वो वहां आता है और उन दोनों को बोलता है, अरे तुम दोनों खूबसूरत लड़कियां इस गांव की तो नहीं लगती। यहाँ क्या कर रही हो और क्या नाम है तुम्हारा? सही कह रहे हो आप, हम इस गांव के नहीं हैं। हमें दूसरे गांव में जाना था, लेकिन रास्ता भटक जाने की वजह से हम यहाँ आ गई हैं। पता नहीं हम अपने गांव वापस कैसे जाएंगी। मेरा नाम पूजा है और इसका सीमा है। तुम दोनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक आप लोग चाहो यहाँ रह सकती हो। मेरे पास गांव में ही एक दूसरा मकान है जो कि काफी दिनों से खाली है। फिर भीमा उन दोनों को लेकर अपने घर चला जाता है। अगली सुबह गांव वालों को पूजा और सीमा दिखती हैं। गांव वाले उन दोनों को देखकर हैरान होते हैं और भीमा से पूछते हैं, अरे का हो भैया, ये दोनों लड़कियां तुम्हारी साली हैं का भीमा भैया? तभी दूसरा गांव वाला, जिसका नाम पप्पू होता है, बोलता है, अरे सुरेश भैया, तुम भी क्या बात बोल रहे हो? इस भीमा की इतनी खूबसूरत सालियां? भला ऐसा कहीं हो सकत है? भीमा की शक्ल तो देखो भला। उन दोनों की बात सुनकर भीमा को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तुम दोनों मनहूसों को बहुत मजाक सूझ रहा है। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा। चलो उठ लो अब यहाँ से। भीमा को गुस्से में देखकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रात होते ही दोनों चुड़ैलें अपने असली रूप में आ जाती हैं और शिकार की तलाश में निकल जाती हैं। तभी उनको वहाँ एक गाँव वाला दिखता है। अरे वाह, मजा आ गया। कितना मोटा ताजा गाँव वाला आ रहा है, इसे तो खाकर मजा ही आ जाएगा। चलो काली चुड़ैल, इसका शिकार करते हैं और अपनी भूख शांत करते हैं। ऐसा कहकर दोनों चुड़ैल उस गांव के पास जाती हैं। चुड़ैल को देखकर गांव वाला घबरा जाता है और बोलता है, अरे मर गया रे, ये तो चुड़ैला है। ये यहाँ कहाँ से आ गई? इससे पहले कि ये मुझे मार डाले, मुझे यहाँ से भाग लेना चाहिए। ऐसा कहकर गांव वाला वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों चुड़ैलें उसको पकड़ लेती हैं। राजा, कहाँ तक भागोगे? हम दोनों से आज तक कोई नहीं बचा है। ऐसा कहकर चुड़ैलें गांव वाले को पकड़कर मार डालती हैं और खा जाती हैं।
आज भूख मिटी है कितने दिनों बाद। अगले दिन गांव वालों को उस गांव वाले की लाश मिलती है। गांव वाले उसकी लाश को देखकर घबरा जाते हैं। तभी भीमा वहां आता है और लाश को देखकर बोलता है, अरे ये तो दिनेश है, लेकिन इसको इस बुरी तरह से किसने मारा? कहीं कोई जानवर तो नहीं आ गया? भीमा भैया, हमको यह किसी जानवर का काम नहीं लगता, हमको तो ये किसी चुड़ैल का काम लगा था। हाँ, तुम कुछ भी बोलते हो पप्पू, कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती, समझे? फिर गांव वाले मिलकर दिनेश की लाश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। रात का समय था। राजन नाम का एक आदमी बहुत ही घबराया हुआ भागा जा रहा था, जैसे उसकी जान के पीछे कोई पड़ा हो। वो भागते भागते गिर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। राजन की चीख सुनकर वहाँ एक चौकीदार जिसका नाम सोहन होता है आ जाता है और बोलता है, क्या हुआ भैया, आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? कोई आपके पीछे पड़ा है क्या? क्या हुआ बताओ तो सही। मेरी मेरी परछाई मुझे मार डालेगी, वो मेरे पीछे पड़ी है। देखो देखो, मेरी पीठ पर कई निशान भी हैं चोट के, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बचा लो। राजन की बात सुनकर सोहन हंसने लगता है और हंसते हंसते बोलता है, ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो भैया आप? भला कोई परछाई किसी की जान ले सकती है क्या? अरे वो तो हमारा ही हिस्सा होती है। लगता है आपने कोई बुरा सपना देख लिया है और डर गए हो। नहीं नहीं, मैं सही कह रहा हूँ, ये देखो मेरी पीठ पर निशान। ऐसा कहकर राजन सोहन के आगे अपनी पीठ कर देता है, लेकिन उसकी पीठ पर कोई निशान नहीं होता। ये देख सोहन बोलता है, भैया आपकी पीठ पर कोई निशान नहीं है। ऐसा करो, आप मेरे साथ चलो और वहाँ सो जाओ, सुबह आप अपने आप घर चले जाना। सोहन की बात सुनकर राजन सोहन के साथ चला जाता है। सोहन एक अपार्टमेंट के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और राजन से बोलता है, भैया एक काम करो, आप कमरा नंबर 303 में चले जाओ, वो खाली है, और सो जाओ। हम बाहर ही चौकीदारी कर रहे हैं। लेकिन लेकिन अगर वो परछाई फिर से आ गई तो? नहीं नहीं, तुम भी मेरे साथ चलो, मैं अकेले नहीं जाऊंगा। तुम डरो मत भैया, मैं बाहर ही बैठा हूँ दरवाजे पर। अगर कोई आएगा भी तो गेट से ही आएगा, मैं उसे गेट पर ही पकड़ लूंगा, मैं हूँ ना। सोहन के समझाने पर राजन उसकी बात मान जाता है और एक कमरे में चला जाता है और सो जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी नींद खुलती है। उसके सामने एक परछाई खड़ी होती है जो उसी की होती है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, तुम तो मेरी परछाई हो। मैं तुम्हारी परछाई तो हूँ, लेकिन साथ ही तुम्हारी मौत भी हूँ। राजन जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जाती और परछाई राजन के टुकड़े टुकड़े कर देती है और वहाँ से चली जाती है और सुबह भी हो जाती है। सोहन सोच में पड़ जाता है। लगता है राजन भैया सो गए हैं, चल कर देखूं क्या हालत है उनकी, बेचारे काफी परेशान थे। ऐसा कहकर सोहन कमरे के अंदर जाता है। कमरे में राजन की कटी फटी लाश पड़ी होती है, जिसे देखकर सोहन बोलता है, राजन भाई को किसने मारा? पूरी रात तो हम यहीं थे, मुझे पुलिस को सब बताना चाहिए। ऐसा सोचकर सोहन पुलिस को बुला लेता है। पुलिस इंस्पेक्टर, जिनका नाम वीर सिंह होता है, सोहन को बोलते हैं, तो सोहन, तुमने किसी को अंदर आते हुए नहीं देखा, लेकिन जब कोई अंदर गया ही नहीं तो इसे किसने मारा? कहीं तुमने ही तो इसे नहीं मारा? साहब, हम क्यों मारेंगे इन्हें? ये तो खुद ही बहुत घबराए हुए थे और किसी परछाई की बातें कर रहे थे। फिर सोहन पुलिस इंस्पेक्टर को पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर वीर सिंह हंसने लगता है और बोलता है, तुम्हारी बात सुनकर तो मुझे बहुत जोर से हंसी आ रही है, क्या मजाक है ये। तभी उसकी नजर कमरे में लगे कैमरे पर पड़ती है। वीर सिंह खुश हो जाता है और बोलता है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
इस कैमरे की रिकॉर्डिंग से पता चल जाएगा कि किसने इसे मारा है। ऐसा कहकर वीर सिंह उस कैमरे की रिकॉर्डिंग मंगवाकर उसे चलाने लगता है, लेकिन कैमरे में राजन की कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं होती। ये देख वीर सिंह हैरान रह जाता है। तभी सोहन डरते हुए कहता है, साहब, अब तो मुझे भी यकीन हो गया है, इन्हें उस परछाई ने ही मारा है। साहब, मुझे आप अपने साथ ही ले चलो ना जाने मुझे क्यों डर लग रहा है। तुम तो वैसे भी तब तक थाने में रहोगे जब तक राजन के असली कातिल का पता नहीं चल जाता। तुम अब हमारे साथ ही चलोगे। फिर वीर सिंह और सोहन पुलिस की गाड़ी में बैठकर थाने के अंदर चले जाते हैं। वीर सिंह सोहन को लॉकअप के अंदर ले जाकर बंद कर देता है। साहब, मुझे अकेला मत छोड़िए। वो परछाई अब मेरा पीछा कर रही है। वो गाड़ी के पीछे पीछे आ रही थी। सोहन, मुझसे पागलों वाली बातें मत करो। मेरा मूड वैसे ही खराब है। चुपचाप बैठे रहो। ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ बड़े बड़े भूत भाग जाते हैं, समझे? ऐसा कहकर वीर सिंह वहाँ से चला जाता है। रात होते ही सोहन सोने लग जाता है, लेकिन तभी आधी रात को उसकी नींद खुलती है। उसकी परछाई उसके सामने हंस रही थी। तुम तो मेरी परछाई हो। भला मुझे क्यों मारना चाह रही हो? तूने मेरे शिकार को बचाना चाहा, इसीलिए अब तू मरेगा। ऐसा कहकर परछाई सोहन की तरफ बढ़ती है। सोहन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन सोहन की आवाज बाहर नहीं जाती है। तेरी आवाज बाहर नहीं जाएगी, कितना भी चिल्ला तू। आज तेरी मौत पक्की है। फिर वीर सिंह वहाँ से अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी सुजाता, जो कि एक वैज्ञानिक होती है, उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सुजाता वीर सिंह से बोलती है, मुझे ये सब किसी आत्मा या चुड़ैल का किया धरा लगता है। नहीं तो कातिल कोई भी हो, कैमरे में तो जरूर आता ना। सुजाता की बात सुनकर वीर सिंह हंसने लगता है और बोलता है, क्या कहा? चुड़ैल या आत्मा? तुम साइंटिस्ट होकर अंधविश्वास की बातें कर रही हो। मुझे तुम पर हंसी आ रही है। देखो, ये हंसने की बात नहीं है वीर। जैसे भगवान है इस दुनिया में, वैसे ही शैतान भी है, समझे? चलो, अभी मुझे ऑफिस जाना है कुछ काम से। ऐसा कहकर सुजाता वहाँ से चली जाती है। वीर भी अपने कमरे में बैठकर टीवी देखने लगता है। तभी उसे लगता है जैसे कोई उसे घूर रहा है। वीर सिंह पीछे घूमता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई मुझे घूर रहा है? हो सकता है ये मेरा वहम हो। ऐसा कहकर वीर सिंह फिर से टीवी देखने लगता है, लेकिन तभी उसे फिर से वैसा ही महसूस होता है। वीर सिंह थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन संभलते हुए बोलता है, कौन है? सामने आओ। कौन घूर रहा है मुझे? वीर सिंह की बात सुनकर एक काली परछाई बाहर आती है। परछाई को देखकर वीर सिंह हैरान रह जाता है और बोलता है, अरे, ये तो मेरी परछाई है, लेकिन ये मुझसे अलग क्यों है? वीर सिंह की बात सुनकर परछाई हंसने लगती है और बोलती है, सही पहचाना तूने वीर सिंह, मैं तेरी ही परछाई हूँ। लेकिन अब मैं तेरे साथ नहीं चलूंगी, बल्कि तेरी मौत बनूंगी। परछाई की बात सुनकर वीर सिंह भी डर जाता है और बोलता है, क्या बोल रही हो तुम? मेरी मौत? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? लेकिन परछाई वीर सिंह की बात नहीं सुनती और वीर सिंह को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वीर सिंह की पत्नी सुजाता वहाँ आ जाती है। उसके साथ एक तांत्रिक बाबा भी होते हैं। सुजाता परछाई से बोलती है, रुक जा दुष्ट, मेरे पति को छूने से पहले तुझे हमसे जीतना होगा। मैं तो परछाई हूँ, आज तेरी बारी, कल किसी और की। अगर तू पहले मरना चाहती है तो ऐसा ही सही,